Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हम आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक रहेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने मोनार्की गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था। ये हमने टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिस्कस किया था। अभी एक बार और मैं रिकॉल कराऊंगी, हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो या एकदम से समझ में नहीं आया हो, तो हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले आपको क्या करना है भाई, एक क्विक रिवीजन से पहले कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, आपको लाइक कर देना है, जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। एंड शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। अगर जिसने इससे पहले के जो सेशंस नहीं देखे, एकदम से यहाँ आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए, ताकि आप यहाँ क्या पढ़ेंगे आज आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे तो वैसे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, बट एक लिंक होता है ना हर चीज़ का कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर गवर्नमेंट है। व्हाट इज गवर्नमेंट, तो शुरू से समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट होती क्या है, कितने सारे काम करती, तो इतने सारे काम मैनेज करती कैसे, और लॉज का गवर्नमेंट से क्या रिलेशन होता है, ये सब हमने देखा था। तो आपको क्या करना है, जिसने नहीं सेशंस अटेंड करे हैं, तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, आपको सब मिल जाएगा। देन आप यहाँ आएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, और आप ये बताइए, आप लोगों ने लाइक करा है कि नहीं करा है? लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कर दिया ना? चल, हम किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जस्ट शॉर्ट में ऐसी जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ ताकि जिसको समझ में नहीं आया हो। तो हमने देखे थे, दो टाइप देखे थे। क्या टाइप देखे थे? एक हमने देखा था डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी कह लीजिए। सेकंड हमने देखा था मोनार्की। ठीक है, दो थी हमारी, डेमोक्रेसी, सेकंड मोनार्की चल रही थी ना। डेमोक्रेसी में हमें क्या देखना है? डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि पावर किसके पास है? डेमोक्रेसी में पावर भाई पब्लिक के पास है। इसको 20 से पार्टीशन कर दूं इसका मैं ऐसे लिख देती हूँ, पावर पब्लिक के पास है। यहां पे पावर किंग और क्वीन के पास है। किंग बने या क्वीन बने, जो भी है ना, ठीक है, आंसरेबल रहना पड़ता है। यस, आंसरेबल मतलब कि भाई मैंने ये करा, या ये मैं डिसीजन लूंगा, या ये मैं एक्शन लूंगा, तो हाँ मैं ऐसे करूंगा, मतलब एक्सप्लेन करना तो भाई करना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे नो, यहाँ पे नहीं करना पड़ता। ये चीज हमने देखी थी कि आंसरेबल रहना पड़ता है, यहाँ पे आंसरेबल नहीं रहना पड़ता है ना। अगर हम बात करें पब्लिक रोल, पब्लिक के रोल की बात करें तो यस, यहाँ पब्लिक का रोल रहता है। पब्लिक रोल नो, मोनार्की में पब्लिक का रोल नहीं रहता है। तो बेसिकली ये हमने देखा था। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ कि याद आ जाए, ये पढ़ा था। और जिसको नहीं समझ में आया, मानो भूल गए हो कि कुछ कंफ्यूजन सा हो गया, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्या देखा हमने? गवर्नमेंट के टाइप्स देखे। गवर्नमेंट के टाइप्स में हमने क्या देखा? डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की देखी थी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में पावर पब्लिक के पास होती है, कैसे? वोट वगैरह देते हैं। यहाँ पे आंसरेबल रहना पड़ता है सरकार को कि ये डिसीजन मैंने लिया, मैं हाँ ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कानून बनाऊँ, ऐसा काम करूँ, तो भाई जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। कहाँ पे? मोनार्की में ऐसा कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा। और पावर किसके पास? किंग एंड क्वीन के पास रहेगी। पब्लिक का रोल, हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल पब्लिक का रोल भरपूर है, तभी तो हम इसको प्रजातंत्र बोल रहे हैं। अगर हिंदी में भी इनका मीनिंग देखें तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र यानी प्रजा यानी लोगों का, और यहाँ पे राजतंत्र यानी राज, जिसमें सिर्फ राजा का ही बात चले, राजा की मोनोपोली चले, राजा की बातें मानी जाए, तो बेसिकली वो होती मोनार्की। अब आया समझ में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की और डेमोक्रेसी। अब हम आज के टॉपिक पे आए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, समझते हैं।
ठीक है, ये हमारा इसको हटा देते हैं अभी, फिर करेंगे आगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया भाई डेमोक्रेसी है, ये हमें पता है। दिस इज अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। भाई ये जो है हमारी, इसको मोनार्की लिख ही देती हूँ ताकि आप यहाँ पे रहे कि 2 टाइप की हमने पढ़ी थी, इसने यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारा था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, मोनार्की और डेमोक्रेसी हमने पढ़ी थी, एन है, ठीक है। ये क्या है हमारा? एन है, ओके। इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेसी है कि नहीं? हम क्या करते? डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि हम वोट देते हैं। देते कि नहीं देते? वोट देते कि नहीं देते? हम वोट देते। हमारा रोल होता है, रोल ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का रोल होता है, ठीक है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। जो हम इंडियन पीपल है जिन्होंने इतने सालों स्ट्रगल करा, किसके खिलाफ स्ट्रगल करा? ऐसे ही स्ट्रगल करा हमने, ब्रिटिश जो है रूल, जो ब्रिटिश रूल आया था किसके खिलाफ? भाई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हमने क्या करा था? भाई ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमने ये करा था। ये जो स्ट्रगल है, जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं स्ट्रगल, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ साल या ऐसे ही कर दिए, 10-15 साल, बहुत साल, सेंचुरीज बीत गई। इतना लंबा स्ट्रगल सबने मिलके किया है, हर कास्ट हर रिलीजन के लोगों ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमियों ने करा तो औरतों ने नहीं करा, अपर कास्ट के लोगों ने करा तो लोअर कास्ट के लोगों ने नहीं करा, बंगाली ने करा तो मराठी ने नहीं करा, है ना, हिंदू ने किया तो भाई मुस्लिम ने नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबने मिलके क्या करा? स्ट्रगल करा। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. ऐसे ही और भी दूसरी जगह हैं, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में, और भी दूसरी जगह हैं वर्ल्ड में, और भी कंट्रीज है जहाँ पे क्या है, पीपल ऐसे मिलेंगे जिन्होंने स्ट्रगल करा। किस लिए स्ट्रगल करा? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है पब्लिक की चॉइस, जब पब्लिक का बोलबाला चले तो वही होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को पैरेलल मान लो कि अगर डेमोक्रेसी तो यानी पब्लिक का रोल है, ये आप मान लो, पब्लिक की पावर है यानी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यानी पब्लिक की पावर है, ऐसे आप पैरेलली ये चीज को समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में स्ट्रगल हुआ, ऐसा स्ट्रगल और भी कंट्रीज में होता है। you now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. इससे आप ये समझ सकते हैं डेमोक्रेसी से कि पब्लिक के पास क्या होती है। You know that the people have the power to elect their leaders, मतलब you now know, अब आप ये समझ गए हैं, ये चीज अब आप बोल रहे हैं ना, you now know that कि भाई अब जो पावर है, डेमोक्रेसी का फीचर क्या है कि अगर डेमोक्रेसी तो यानी क्या है, पब्लिक के पास पावर है टू इलेक्ट देयर लीडर्स। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, दैट मीन्स पब्लिक हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। दैट मीन्स पब्लिक के पास पावर है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की। आया समझ में? अगर डेमोक्रेसी है दैट मीन्स भाई पब्लिक के पास क्या है, पावर है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है हमारी इंडिया, क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का डिसीजन यहाँ चलता है, पब्लिक का बोलबाला चलता है। भाई पब्लिक की जैसी डिमांड है उसको फॉलो किया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत सलत, मतलब ज़्यादातर जो भी रहती सही रहती, क्योंकि वो परेशान रहती है, उनको नीड होती है। तो पब्लिक क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि भाई हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हम चुने, अगर ये हमारे लिए काम करने को तैयार है तो हम इनको वोट देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, पब्लिक हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। पब्लिक के पास पावर होती है वोटिंग देने की, और वोटिंग के थ्रू क्या होता है, वोट देने के थ्रू अपने लीडर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये इमेज देखें कि वोटिंग इन अ रूरल एरिया, ये क्या है, रूरल एरिया में वोटिंग हो रही है, मतलब जो गांव वाले इलाके में वहां पे यहाँ वोटिंग हो रही है। A mark is put on the finger to make sure that the person cast only one vote. ये जो फिंगर में ऐसे मार्क रहता है ना, यहाँ पे ऐसे फिंगर है, मतलब ये जो फिंगर है ये जैसे क्या रहता है, मार्क। मान लो ये फिंगर है, अब मुझसे तो ऐसी बनेगी, ऐसे टाइप की फिंगर है, तो पेंसिल बन गई, ऐसे मानो ये फिंगर है, ये हमारा जो नील वाला एरिया है। तो यहाँ पे ऐसे पतला सा, ऐसे ब्लू कलर से ऐसे मार्क रहेगा, ऐसे फिंगर में नेल्स के थ्रू, ऐसे जैसे हमारे नेल है ना, यहाँ पे हमारा जैसे नेल है, ये मेरा जो है उंगली है, हाथ है, तो यहाँ पे ऐसा मार्क जैसा रहेगा, मार्क जैसा यहाँ पे रहेगा। तो दैट मीन्स क्या है
दैट मीन्स ये है कि आपने वोट दे दिया है, पता चला आप दोबारा देने आ रहे हैं तो क्या गारंटी, तो आपके मार्क से पता चल जाएगा कि आप एक बार वोट दे चुके, नहीं तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर मानो मार्क नहीं पुट करेंगे तो ऐसे करके इंसान बार बार, क्या इतने सारे लोग आते तो फेस याद नहीं होता, ठीक है, फेस याद नहीं होता, कोई भी आइडेंटिटी से गलत तरीके से क्या करे, वोट देने आ जाए कुछ भी तरीके से, तो क्या होगा भाई, फिंगर में मार्क लगाया जाता है। तो अ मार्क is put on the finger to make sure that a person cast only one vote, मतलब ये श्योर करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए, ये देखने के लिए भाई पर्सन क्या है, सिर्फ एक वोट ही कास्ट कर पाए, यानी एक वोट दे पाए। तो देखिए फिंगर में कैसे निशान लगा रही है मैम, देख रहे हैं आप, ये वोटिंग का है। तो इसका मतलब क्या है, वोटिंग, इससे समझिए तो वोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसी के थ्रू जो पब्लिक है अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ मिलती है। मोनार्की में तो हमने देखा किंग क्वीन का राजपाट चलता है, अल्टीमेट डिसीजन जो करेंगे वो करेंगे किंग एंड क्वीन। कौन करेगा, किंग एंड क्वीन। और डेमोक्रेसी में कौन करेगा, अभी के अभी कॉमेंट में मुझे बताओ, फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। किसके पास रहता है, अगर हम बात करें किसकी, डेमोक्रेसी की, तो पावर पब्लिक के पास रहती है। कैसे रहती भाई, वोट देती है ना, इलेक्ट करती है अपने लीडर्स को। So in a sense a democracy is ruled by the people। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भाई जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें रूल कौन कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी में जो रूल चल रहा है भाई वो पीपल का चल रहा है। इससे ये समझ में हमें आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो फाइनल अल्टीमेटली रूल है वो मतलब राजपाट किसका चल रहा है, पब्लिक का। जो डिसीजन बना रही पब्लिक बना रही, तो यानी जो भी चीज़ें चल रही है पब्लिक के अकॉर्डिंग चल रही है डेमोक्रेसी में। इससे हमें समझ में आ जाता है, आया समझ में। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules। मतलब क्या होता है, इसका ये समझते हैं हम कि people क्या करते हैं, यानी लोग क्या कर रहे हैं। The basic idea is that people rule themselves by पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। मतलब ये जो रूल्स हैं, ये जो भी कानून बन रहे हैं जिनको उनको खुद हमको फॉलो करना पड़ता है, तो किन से बन रहा है, हमारे डिसीजंस के थ्रू ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं ना। अब वो मेंबर गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ भी रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएगी, जिसको एट लास्ट फॉलो किसे करना है, हमें ही करना है। मतलब हम उन्हीं को चुन रहे हैं जो हमारे लिए रूल बनाएंगे, जिन्हें हमें फॉलो करना है। हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं अच्छे कानून बने, अच्छा हो, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग बने और सब कुछ पीसफुल हो, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अगर हम बात करें आज के टाइम की कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पैरेलली आप किससे बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये हो जाता है कि आप समझ जाइए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको मैं कह सकती हूँ इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब अगर आप बोल रहे हैं ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है, हम बोलते हैं ना कि अरे हमारे स्कूल में चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे स्कूल में कुछ क्या स्पेशल कोई आ रहा है, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आप ये बताइए कि हमारे जो स्कूल को रिप्रेजेंट कौन करेगा उनके सामने। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, तो आपने वर्ड सुना होगा कि हमारे स्कूल से भाई कौन जाएगा, कौन हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हमारे स्कूल की तरफ से आगे आके हमारे लिए बात करेगा, हमारे लिए काम करेगा। आए समझ में। In representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process। मतलब अगर जैसे ही मैंने बोला ना, आपका एग्जांपल दिया कि हमारे स्कूल की तरफ से कौन हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हम तो सब नहीं जा पाएंगे कि सारे मतलब जो प्रिंसिपल है, सारे टीचर्स जा रहे हैं, एक एक बच्चा जा रहा है क्लास का, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हमारी तरफ से कौन जाएगा वहाँ पे जो हमारी बातों को वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो किसी एक को करना पड़ेगा। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में होता है कि हम क्या करते हैं, जो लीडर को चुनते हैं ना, जिनको हम वोट देते हैं कि हाँ हमने इनको वोट दिया ये नेता को, यानी वो नेता हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। वो लीडर कौन है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी परेशानी, हमारी दिक्कत, हमारा भरोसा उन पे, वो सब क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। भाई पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, हमें पता है।
अगर मैं कहूँगी कि वो नेताजी बने हैं, वो हमारे लिए, वो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? नहीं। डायरेक्ट आपने जाके बोला कि नहीं नहीं ये नेता को बनाओ, बस ये बनना चाहिए, डायरेक्ट आपने किसी ऑफिस में जाके बोल दिया। आपने क्या करा? वोट दिया। अब वोट में जो रिजल्ट आए, मेजोरिटी में जो आए तो बात है, बट वोट आपने दिया, यानी इनडायरेक्टली आपने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। तो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, तो पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। पीपल क्या है? डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इंस्टेड इसके बदले चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। भाई जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं? इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। जो क्या प्रोसेस हो जाती है, इसका मतलब ये चीज क्या हो गई? इसका मतलब ये चीज हो गई कंप्लीटली इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट जाके नहीं चुन रही कि अरे ये रिप्रेजेंटेटिव है, इनको रखो, ये हमारी तरफ से काम करेंगे, नहीं। वोट दे रही है, और वोट देना क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली हो रहा है, इनडायरेक्ट। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। मतलब हमारी अगर डेमोक्रेसी की बात करें, कि डेमोक्रेटिक कंट्री तो यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसको हम इक्वली मान लेते हैं, इसलिए मैंने आमने सामने लिख दिया, यही वाला हमारा सेकंड लाइन में कह रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, तो पीपल को रिप्रेजेंट करते वो होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके स्कूल की तरफ से कोई एक टीचर जा रही है, कोई एक बच्चा जा रहा है कॉम्पिटिशन में, यानी आपके सारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहे हैं कि आपके स्कूल से उसने क्या सीखा, क्या है, सारी चीजें वो वहां बताएगा, यानी आप सबकी तरफ से वो वहां पे जाके बोलेगा, बात करेगा, खुद को रिप्रेजेंट और स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो ये पॉसिबल कैसे? कैसे पॉसिबल है? इनडायरेक्टली, पब्लिक के वोटिंग के थ्रू, जो कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है। आया समझ में? तो इनडायरेक्टली होता है थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। और लाइक करा कि नहीं करा ये बता दो फटाफट से। लाइक कर दिया ना? चलो, अब लाइक कर दिया तो आगे तो बढ़ते हैं। अब these representative meet and make decisions फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। अब क्या होता है, जब ये रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाता है ना, इनको मतलब वोट दे दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं? मिलते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या करते हैं? मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, मतलब सारी पॉपुलेशन के लिए, अपनी इंटायर पॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं? डिसीजंस बनाते हैं। अपनी इंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस बनाते हैं, फैसले लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. आज के टाइम पे देखिए तो these days a government cannot call itself a democratic. अगर हम देखें तो गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? जब तक ये क्या नहीं दे, what is known as universal adult franchise, मतलब जब तक ये universal adult franchise का वो ना दे, मतलब एक हमें पॉलिसी बेसिकली कह लीजिए आज़ादी ना दे, तब तक ये गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? मतलब जब 18 और 18 प्लस यानी अडल्ट हो जाते हैं। या ये कह लीजिए कैन मतलब ये हो जाता है कि जब 18 और 18 प्लस के जो एडल्ट्स हैं, जिनको एडल्ट्स बोलते हैं, कैन गिव वोट, मतलब वो क्या करते हैं? उनको वोट देने को अलाउ करते हैं। तो वही हो जाती है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या हो जाती है हमारी? वो हो जाती है ये टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो कोई भी अगर हमें वोट देने का अधिकार नहीं मिले ना जहाँ पे, तो वो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। मतलब डेमोक्रेसी से मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेसी वही है जब पब्लिक का रोल है। पब्लिक का रोल कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। जो कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब अगर मैं समझ लूँ, यहाँ लिखूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बन रही है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ पीपल और सिटीजन। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? व्हेन पीपल
व्हेन अ पब्लिक और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार हटा देती हूँ, ऐसे ऐसे एरो अच्छे से बना देती हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना? कैसे? डेमोक्रेसी की हम बात करें तो कैसी हो रही है डेमोक्रेसी? ये देखिए, डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ पीपल, पीपल की हेल्प से। अब पीपल की हेल्प से कैसे होगा? जब व्हेन पब्लिक अलाउड टू वोट, जब पब्लिक को वोट करने को दिया जाएगा थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये पॉसिबल कैसे होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। व्हेन अ पर्सन लिखते ज़्यादा बेटर है, वही मैं सोच रही हूँ, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या बोले? व्हेन अ पर्सन अलाउड टू वोट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी? डेमोक्रेटिक बनेगी विद द हेल्प ऑफ पीपल। पीपल की हेल्प से कैसे? पीपल कैसे हेल्प करेंगे? हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पीपल की हेल्प से कैसे बनेगी? भाई पीपल की हेल्प से कैसे बनेगी? जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल उनको वोट देने को मिलेगा। अब उनको वोट देने को कैसे मिलेगा? जो भी पर्सन, ये लिख लीजिए 18, और अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं, इसको लिख दूं, when a person is allowed to vote 18 और 18 प्लस, जो 18 और 18 प्लस का हो उसको अगर वोट देने को मिला जाए तो थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर ये वाली पॉलिसी मिले थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तब जाके गवर्नमेंट क्या बनेगी? डेमोक्रेटिक। मतलब अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो पॉसिबल कैसे होगा? वो पब्लिक के हेल्प से पॉसिबल होगा। बट पब्लिक क्या अपना पार्टिसिपेशन देगी? तो पब्लिक कैसे देगी? पब्लिक को जब कोई भी पर्सन को वोट देने को अलाउ कर दिया जाए, जो भी 18 और 18 प्लस हो उसको वोट देने को दिया जाए, तभी जाके गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक बनेगी। अब वोट देने का अधिकार किस चीज के थ्रू आता है? वो आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू मिलता है। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, और अगर ये चीज नहीं है, अगर ये चीज नहीं, तो यानी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक नहीं होगी। दैट मीन्स उसमें पीपल का रूल नहीं होगा, यानी उनमें वोटिंग अलाउड नहीं है, तो यानी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं बची। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब होगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब ही हो पाएगी जब क्या होगा? जब ये मिलेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो 18 और 18 प्लस को वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो क्या होगा? मतलब अगर इसको उल्टा ले लें, अगर इसको उल्टा एरो कर लें, तो अब क्या होगा? अब अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलेगा तो क्या होगा? इसका मतलब पब्लिक को 18 और 18 प्लस लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। जब वो वोट देंगे तो विद द हेल्प ऑफ पीपल, ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू क्या होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। क्या बनेगी फिर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। तो अगर इसको यहाँ से भी लें तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का एक वो मिला, मौका मिला। इसका मतलब ये इस पॉलिसी के थ्रू है कि 18 और 18 प्लस जो पीपल है, जो पर्सन है, वोट दे सकता है। ठीक है भाई, उसको अलाउ कर दिया। यहाँ वो क्या कर रहा है? अपना वोट दे रहा है, मतलब वोट दे दिया। अब उसका क्या है? पार्टिसिपेशन है, यानी हेल्प हो रही है पीपल के थ्रू, हेल्प हो रही है गवर्नमेंट की। तो क्या बन रही है? यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब अगर गवर्नमेंट जब तक ये वाली फैसिलिटी, ये वाली चीज हमें नहीं देगी, ये वाली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये प्रोसेस नहीं होगी और गवर्नमेंट ये नहीं कहलाएगी। मतलब ये होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? जब 18 और 18 प्लस के पर्सन को, ऑल एडल्ट मतलब 18 और 18 प्लस के पर्सन को क्या करा जाए? वोट देने का मौका दिया जाए, मतलब उनको अलाउ करा जाए, तब जाके वो वोट देते हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत होता है। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, तो मैं फिर से बता रही हूं आपको, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कभी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देना।
वोट देने का एक मौका मिलना। वोट देने का मौका मिलेगा तो पब्लिक क्या वोट देगी, तो पब्लिक की हेल्प से क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। उस सरकार को हम बोलते हैं, उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शुरुआत यहाँ से होना, यूनिवर्सल एडल्ट जो है अडल्ट फ्रेंचाइज से शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया समझ में? मतलब ये समझ लीजिए अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, अगर मैं यहाँ सिंपल सिंपल ये लिख दूं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है अगर, इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर ये नहीं है दैट मीन्स गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। जहां पब्लिक का रोल आया दैट मीन्स वहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इंटायर प्रोसेस की इनका रिलेशन कैसे रहता है, कैसे एक दूसरे पे ये डिपेंड करता है। आया समझ में? शुरुआत यहीं से, ये नहीं होगा ना तो ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक कर दो फटाफट से, फिर मैं बढ़ रही हूँ आगे। कर दो, कर दिया लाइक, और बता दो समझ में आ गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है। ये आपको 7th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आराम से और बहुत डीपली आपको समझाया है कि जहां डेमोक्रेसी है दैट मीन्स वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो होना ही होना है। शुरुआत वहीं से है। चलो आगे बढ़ते हैं। वोट्स फॉर वुमेन, भाई एक ये आपके इसमें एक बॉक्स में इसकी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे वुमेन्स को क्या वोट देने नहीं दिया जा सकता, तो कैसे भाई वुमेन्स ने सफरेज मतलब उसके लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, तो देखते हैं। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर। All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. अब क्या है भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन सी कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यूरोप की और यूएसए की। कहाँ की बात हो रही है, कौन सी जगह की बात हो रही है, यूरोप एंड यूएसए की बात हो रही है, यूएसए यानी अमेरिका की बात हो रही है, जहाँ पे वुमेन और जो पुअर हैं उनको भाई पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट की चीज़ों में पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा। किस किस को करना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ग्रीन से ऐसे लाइन कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, वुमेन्स और पुअर मतलब औरतों को और गरीब लोगों को। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है ना वोट्स फॉर वुमेन, इस टाइप का आपकी बुक में होगा, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे बता रहे कि कैसे वुमेन ने वोटिंग के लिए अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करा। कहाँ की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है और यूएसए की बात हो रही है। तो कहाँ वोट मतलब उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए, गवर्नमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए किन्होंने स्ट्रगल करा, भाई जो पुअर है, गरीब हैं और वुमेन, औरतों ने। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. ये जो word है ना, ये जो suffrage, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई चीज़ें, ये बोल रहे हैं कि जो वुमेन का स्ट्रगल ये शुरू हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब ये जो चीज़ें शुरू हुई। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है कोई भी चीज़ की, अगर वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं से तो भाई बोलते ना धुआं उठा होगा, बात उठी होगी, कहीं ना कहीं से तो बात उठी होगी, तब जाके बात इतनी बढ़ गई है। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई, ये बात शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से। क्या था, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, और ये जो मूवमेंट है इसको वुमेन सफरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुमेन सफरेज मूवमेंट। अब इस सफरेज का मतलब क्या होता है, वुमेन सफरेज मूवमेंट यानी जो सफरेज है टर्म, इसका मतलब होता है कि राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. अब क्या हुआ, जब भाई वॉर होता है तो वॉर में जो आदमी लोग थे वो भाई लड़ाई लड़ने गए हुए थे, तो जो औरतें थी वो क्या काम कर रही थी, जो काम आदमियों को भी करने पड़ रहे थे वो काम औरतें भी कर रही थी। वो लोग नोटिस कर रहे थे कि हम तो सारे आदमियों वाले काम कर रहे हैं, जबकि हम तो औरतें और आदमी तो क्या करने गए, वॉर पे गए हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे उठी, कैसे ये पता चलेगा। तो ड्यूरिंग द वॉर, कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसमें क्या हुआ, दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मेन्स वर्क। मतलब जो भी पहले आदमियों का काम ऐसे कंसिडर किया जाता था कि ये काम आदमियों का है, तो वो काम ये औरतें करती थी। आया समझ में, आगे बढ़े, चल। Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to seen as being equally capable of making decisions.
अब औरतों को ये लगा कि जो काम पहले आदमी लोग करते थे वो तो वॉर पे चले गए, वो काम हम भी कर रहे हैं, वो काम तो हम भी कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोलते कि ये काम आदमी करेंगे, औरतें नहीं कर पाएगी। ये धारणा, ये स्टीरियोटाइप क्यों बना हुआ है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ये जो टर्म है, सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ ये स्टीरियोटाइप क्या होता है। बताओ फटाफट से कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, याद आ रहा है कि भूल गए बस। प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन मैम ने पढ़ाया और भाई आगे बढ़ गए, पीछे का भूल जाओ, क्या करना, आगे थोड़ी आएगा, आगे आता है। देखो आया ना स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है भाई, किसी को भी फिक्स इमेज में रखना, फिक्स इमेज बांध के रखना कि भाई लड़के हैं तो रोएंगे नहीं, लड़कियां हैं तो बड़ी सॉफ्ट एंड जेंटल होती हैं, तो कोई लड़की गुस्सैल नहीं होगी, कोई लड़का मतलब रोए नहीं, उसको बुरा लगे तो रोए नहीं, वो रोता भी नहीं। क्यों, बचपन से ऐसी धारणा बना के रखते कि नहीं बॉयज आर ब्रेव, आपको रोना नहीं चाहिए, और लड़के बेचारे रोना भी चाहें तो लगता है अरे लोग मुझ पे हंसेंगे, ये तो लड़कियों का काम है। और लड़कियां क्या, लड़कियों की इमेज क्या बनाई जाती है कि लड़कियां बड़ी सॉफ्ट स्पोकन होती है, बड़ी जेंटल होती है, बड़ी प्यार से बात करने वाली होती है, मतलब लड़कियों को गुस्सा आता ही नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो क्या है, ये स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है, धारणाएं बनाई हुई है। अब क्या है, देखते हैं इसको पूरा समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब समझ गए ना स्टीरियोटाइप का। अब इसको समझते हैं। Many women began organizing and managing different kinds of work. अब वर्ल्ड वॉर 1 में जब हम देख रहे थे आदमी लोग गए हुए थे, अब काम तो भाई औरतों को मैनेज करना पड़ेगा ना। वॉर के लिए जब सारे आदमी गए हैं तो करना तो पड़ेगा, लाइवलीहुड चलानी है, जीना है, पैसा कमाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहेंगे कि वॉर में आदमी लोग गए हुए हैं तो मैं कुछ ना करूँ, भाई मैं बैठी रहूंगी, जितना है उतना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगी। करना पड़ेगा, तो मजबूरी में काम करना पड़ा। अब क्या हुआ, Many women began organizing and managing different kinds of work. अब अलग अलग टाइप के काम, जो भी काम करते होंगे, बाहर रेस्टोरेंट में काम करना, या जो भी उस टाइम पे दुकानों में काम करना, या ट्रेड करना, या ऑफिस, जो भी जिस भी टाइप का काम वहाँ होता होगा, जो आदमी लोग करते होंगे, जो मैन लोग करते होंगे, अब वो वुमेन करने लगे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women. अब जो स्टीरियोटाइप है, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया किसी को फिक्स इमेज में रखना है ना। अब जब लोगों ने आसपास के लोगों ने क्या करा, या औरतें भी थी उसमें, उन्होंने क्या करा, भाई औरतें ही थी, नोटिस करा, वंडर करने लगी, सोचने लगी कि जब सारे काम औरतें कर पा रही हैं तो लोगों ने ऐसा क्यों बनाया है कि भाई औरतें ये काम नहीं करती, ये काम तो आदमी करते हैं। ऐसे सोच क्यों बना रखी है, जब वो देख रहे हैं कि औरतें तो ये काम कर ही रही हैं, अलग अलग टाइप के काम आराम से मैनेज कर पा रही हैं, है ना, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, अपना काम पानी चला रही, सब हो रहा है, तो ऐसा क्यों स्टीरियोटाइप बनाया है कि ये काम आदमी कर सकते, औरत नहीं कर सकती। तो ये सोचने लग गए, एंड वॉट दे वर केपेबल ऑफ डूइंग, और ये भी तो देखने लग गए कि भाई ऐसा क्यों बनाया गया कि भाई औरतें क्या कर सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको काम असाइन किया जाएगा। जबकि आप तो हम देख रहे हैं कि औरतें हर अलग अलग टाइप का काम कर रही हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उनको मैनेज कर रही, तो अब वो सोच में पड़ गए ना। हम अगर कहते हैं कि यार ये काम तो आदमी के लिए, बट हम ये काम औरतों को भी जब एफिशिएंटली करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो ये कर पा रही है। जैसे कई बार होता है ना, हमें लगता है अरे फोन या ये चीज़ है, कोई गेम है, अरे तुम मत छेड़ो, तुमसे नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर चलाते बच्चे, तो अपन बोलते हैं नहीं मत छेड़ो, तुम खराब कर दोगे, तुम्हें नहीं आता। बट बच्चा अगर वो चला रहा है, अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है, MS वर्ड MS एक्सेल में एक फाइल भी बना रहा है थोड़ी बहुत जैसे तैसे, तो आपको लगेगा यार ये तो कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों को अभी आते ही नहीं चलाना कंप्यूटर, मतलब जस्ट एक आपके उसके लिए बना रही है कि बच्चे नहीं चला पाएंगे। जैसे औरतें अगर गर्ल्स है बाइक चलाते हुए दिख रही है तो हम बोलेंगे नहीं हाथ मत लगाना, तुम गिरा दोगी। बट एक दो बार उसको सिखाया, फिर वो ठीक ठाक सही साइड बाइक चला रही है, फिर एक आध हफ्ते बाद बढ़िया बाइक चला रही है। तो आप सोचोगे कि फिर हम ऐसा क्यों करते कि बाइक सिर्फ जो है मेन चलाते हैं, वुमेन बाइक में अच्छी नहीं लगती, वुमेन नहीं चला पाती, गिरा देती, ऐसा क्यों। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लगा, जब वर्ल्ड वॉर में आदमी लोग काम करने गए तो यहाँ पे औरतें हर टाइप का, अलग अलग टाइप का काम कर रही हैं, उनको मैनेज भी कर रही है, ऑर्गेनाइज भी कर रही है, हर टाइप का काम हो रहा है। अब ये सोच में पड़ गए कि जब औरतें काम कर रही हैं तो हमने ये स्टीरियोटाइप, ये जो अनफेयर स्टीरियोटाइप है, धारणा क्यों बनाई, और कि भाई ये औरतें, ये काम औरतें ही कर सकती हैं और ये काम आदमी कर सकते हैं, ये काम औरतों के लायक नहीं है या ये काम आदमियों के लायक नहीं, ऐसा हमने क्यों बनाया हुआ है। So women began to seen as being equally capable of making decision. अब वुमेन को ऐसा लगने लग गया कि जब हम चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, अलग अलग टाइप का काम कर पा रहे हैं, जबकि हमारे जो है हस्बैंड या हमारे घर में जो आदमी है वो है भी नहीं, फिर भी हम आराम से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब आराम से भी नहीं बोलेंगे बट ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो वुमेन, अब उन लोगों के मन में क्या बात जागी कि सो वुमेन बिगेन टू सीन बीइंग केपेबल इक्वली ऑफ मेकिंग डिसीजन। मतलब अब जो औरतों को ये लगने लगा कि यानी हम भी इक्वली केपेबल हैं, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी बड़े से बड़े फैसले लेने में, यानी हम भी इतने केपेबल हैं। हम सोचते थे ना कि कुछ भी बड़ा फैसला लेना है
तो अरे यार घर में आदमी होना चाहिए, कोई जो है बड़े बुजुर्ग कह लीजिए या कोई भी मैन हो तो सही रहता है। तो औरतें थोड़ा वो करती हैं, हेजिटेट करती हैं कि हम तो औरत हैं, हम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी, हमने तो काम संभाला नहीं, हमें क्या पता है, जो भी काम करते हैं तो आदमी लोग करते हैं, मैन करते हैं, तो डिसीजन भी वही लेंगे। तो जब औरतों को लगा कि भाई हम तो ये चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, तो अब हमारे तो जो है मैन घर पे भी नहीं है, वो वॉर पे गए, उनके बिना हम मैनेज कर पा रहे हैं उनकी हेल्थ के, तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में भी हमें इक्वली पार्टिसिपेशन चाहिए भैया। अब कोई भी डिसीजन मेक होगा, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड कह लीजिए, कहीं से भी रिलेटेड, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड हम पार्टिसिपेट करेंगे। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they changed themselves to railing in public places. अब जैसे ये रेलिंग टाइप, रैली कहते हैं, रैली वगैरह निकलती है, उसमें क्या हुआ, ये जो है सफरेजेट्स मतलब जो होते थे वोटिंग के लिए, जो डिमांड करने लगे, क्या करने लगे भाई, वोट के लिए डिमांड करने लगे। किसके लिए डिमांड करने लगे भाई, हमें वोट देना है। वोट के लिए क्या करने लग गए, डिमांड करने लगे कि भाई अब हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग, वोटिंग के थ्रू। तो अब इनको लगने लग गया कि जब हम सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं तो यानी डिसीजन मेकिंग में भी हम इतने केपेबल है कि भाई हाँ हम पे इतना दिमाग है कि अब मैनेज कर लेंगे, हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, हमें भी वोट देना है। ऐसा क्यों होता है कि कोई इलेक्शन होता है तो जो है आदमी लोग वोट देते हैं, हम क्यों नहीं देते, तो अब वो चाह रही कि हम भी वोट देंगे, ऐसा कहने लग गए। अब ये सब कैसे होने लग गए, टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड, मतलब अब वो क्या क्या करने लग गए कि अगर अब हमारी डिमांड को सुना जाए तो क्या क्या चीजें होने लग गई, मतलब अब वो पब्लिक प्लेसेस में रैली वगैरह करने लगे। अब उन्हें लग रहा है कि हमारी डिमांड जो सुनी जानी चाहिए, हम तो चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं, यानी डिसीजन मेकिंग पावर, कैपेबिलिटी हम पे है, तो अब हमें वोट का अधिकार चाहिए। ऐसे ही क्यों होता है कि आदमी लोग वोट देते हैं, वो शुरू से देखते हुए आए होंगे कि वोट देने आदमी जा रहे हो, घर में औरतें बैठी, वो बेचारी वोट ही नहीं दे पा रही, उनका भी मन करता होगा कि कुछ भी हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो अब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने कहा रैली वगैरह करेंगे, जो भी करें हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए, ऐसा औरतें कहने लगी। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike, and they had to be fed by force. अब क्या हो गया भाई कि ये होने लग गया कि उनको कितने को तो जेल वगैरह कर दिया। क्या कर दिया, मैनी जो वुमेन है उनको भाई जेल कर दिया गया, जेल में डालने लग जाते। सबसे पहले तो यही करते जेल में, मतलब भैया धमकाना कि भाई आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो वो भाई हंगर स्ट्राइक में चले गए, एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928। मतलब क्या करने लगे भाई, सबसे पहले जब भी रैली होती, ऐसा धरना वरना लेके बैठते हैं, तो यही बोलते ना कि जेल में डाल दिया जाएगा, है ना, और वो लोग फिर हंगर स्ट्राइक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, जैसा नॉर्मली आप देखते हैं होता है कि धरने में बैठते हैं, भूखे रहते हैं, बिल्कुल सड़कों पर बैठे रहेंगे, खूब सारी औरतें ग्रुप बना के वहाँ बोलते रहेगी कि हमें भी वोट देना है, हमें भी वोट देना है, ऐसे इस टाइप के बैनर वगैरह पोस्टर बना के लाएंगी। तो ऐसे ही उन्होंने भी करा। फिर फाइनली अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की औरतों को, वुमेन को कब मौका मिला वोट देने का, कब मिला उनको मौका, ये देखो उनको मौका मिला, राइट टू वोट का अधिकार उनको मिला 1920 में। कब मिला, 1920 में अमेरिका की औरतों को मिला। अगर हम बात करें यूके की, क्योंकि हमने देखा था ना स्टार्टिंग में यूके एंड यूएसए का, तो यूके में कब मिला, यूके में जो वोट देने का अधिकार मिला सेम बेसिस पे कि भैया मैन की तरह हमें वोट देंगे, तो वो 1928 में मिला। अमेरिका में कब मिला, अमेरिका में मिला हमने देखा 1920 में। यूके में कब मिला, यूके में मिला 1928 में। मतलब फाइनली मौका मिल गया उन्हें, राइट टू वोट देने का अधिकार मिल गया, जिसके लिए उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल करा, है ना, हंगर स्ट्राइक करी, रैली वगैरह करी, तो फाइनली वोट देने का अधिकार उन्हें मिल गया। गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी, क्योंकि भाई जब औरतों को पहले केपेबल नहीं माना जाता था, तो उन्हें भी लगता था शायद हम केपेबल नहीं है, हम बाहर का काम नहीं करते, हम कुछ मैनेज नहीं करते, तो हाँ हम डिसीजन मेकिंग पावर हम पे नहीं है। बट जब उन्हें लगा, सबको लगा कि जब सब कुछ औरतें इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं, केपेबिलिटी है ऑर्गेनाइज करी, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो यानी हमें वोट देने का अधिकार दो। वोट देने का अधिकार तो नहीं दिया जा रहा था, माना नहीं गया, तो रैली वगैरह हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, स्ट्राइक वगैरह हुई, हंगर स्ट्राइक वगैरह हुई। बट फाइनली अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में कब मिला राइट टू वोट का अधिकार, 1920 में। और यूके में कब मिला, यूके में मिला 1929 में। आया समझ में, 1928 में, सॉरी, आया समझ में। कब मिला, अगर मैं यहां पे लिख दूं, यूके में मिला 1928 में, और हम बात करें यूएसए में, यूएसए में मिला 1920 में।
ठीक है, यानी अमेरिका में काम कब मिला, राइट 1920 में, और यूके में कब मिला, 1928 में। किसकी बात हो रही, फॉर वुमेन। ये मत भूलना, पता चले आप सोच रहे सबके लिए, वुमेन। ठीक है, आया है समझ में। तो ये था हमारा पर्टिकुलर राइट टू वोट जो हम पढ़ रहे थे ना यहाँ से, इसके बारे में कि वोट्स फॉर वुमेन, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि मैम समझ में आ गया है। लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि मैम समझ में आ गया है। बढ़े आगे, बढ़ जाए। चल, रिपीट तो नहीं करना, करेंगे लास्ट में। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये तो वोट फॉर वुमेन, बीच में जो बॉक्स था उसके बारे में हमने जाना। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि हम क्या बोल रहे थे, अगर हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब होगी, जब ये होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब होगी जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार हो 18 और 18 प्लस के लोगों को, तब जाके भाई जब यूनिवर्सल जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा, तब जाके ही हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब भाई जब पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है, वोट दे रही है, और पब्लिक जब वोट दे रही है तो बन रही है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक तरीके से इसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो भाई ये भी नहीं होगा, याद रखना। तो ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये हमने वुमेन्स के वोट राइट के बारे में जान लिया। देन बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। बट पहले की बात करें तो ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। वो तो अधिकार अभी हमें अब मिला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, कि क्या अब क्या होगा, औरत आदमी हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, गरीब अमीर, किसी की कास्ट, किसी का रिलीजन, ऐसा हम कुछ नहीं देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन है, कौन सा पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। बट हम देखेंगे कि बस कोई 18 और 18 प्लस हो तो वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत। बट ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in election? मतलब आप ये बिलीव कर सकते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था। ये वही बोल रहे हैं कि जो औरतें हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, मतलब जो गरीब है और औरतों को, गरीब और वुमेन्स को क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाता था। जैसे हमने देखा ना अभी जो वोट फॉर वुमेन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि जो पुअर हैं और जो लेडीज हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. पुराने टाइम पे क्या होता था, बस उन्हीं को वोट देने का मौका मिलता था भाई, जो क्या है, allowed only men। कौन से men? Who own property, भाई जिनकी प्रॉपर्टी हो, and were educated to vote, मतलब जो एजुकेटेड हो, जिनके पास प्रॉपर्टी, तो उनको वोट देने का अधिकार मिल रहा है। ये कोई प्रॉपर्टी है शादी वादी की बात करने की, भाई जो पढ़े लिखे होंगे हम उन्हीं से, मतलब उन्हीं को अपना घर का दामाद बनेंगे, बहू बनेंगे, इस टाइप की चीजें। तो ये तो ऐसा हो गया, मतलब कितनी भयंकर पार्शियलिटी है कि चलो ये भी नहीं कह रहे कि मैन, उसमें भी ये कर रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, है ना, जो एजुकेटेड होंगे, सिर्फ वही वोट देंगे। मतलब वो इतने पढ़े लिखे होंगे कि डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, बाकी जो गरीब लोग हैं, औरतें, डिसीजन क्या ले पाएंगी, ऐसा मानना था। This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब भाई इन्हीं के पास दिमाग है, यही है जो कैपेबिलिटी रखते हैं डिसीजन मेकिंग की, और बाकी जो कौन, बाकी दिस मीन दैट वुमेन, औरतें, गरीब हो गए, है ना, या प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो बेचारे अनएजुकेटेड हैं, वो है, उनको वोट देने को कोई अधिकार नहीं, मतलब उनको वोट देना अलाउ नहीं कर। मतलब यही लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, और जो मतलब गरीब हो गए, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनएजुकेटेड है या जो औरतें हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगी। क्यों? बस ये धारणा बना रखी थी, ये स्टीरियोटाइप बना रखा था कि औरतें क्या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगी, तो अनएजुकेटेड पर्सन भी डिसीजन मेकिंग में क्या पार्टिसिपेट कर पाएगा। उसे भाई जो अनएजुकेटेड है, जो इलिटरेट है, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या बताएगा कि कौन सी सरकार बननी चाहिए। तो इन लोगों को हटाओ, किन लोगों को रखो भाई, कौन वोट देगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, यानी आदमी लोग ऐसे जो समझदार हैं, केपेबल है, तो वही वोट दे सकते हैं। तो इस तरीके से पहले पार्शियलिटी होती थी। ये सोचा कभी आपने? या तो ये कर देते कि आदमी दे सकते, औरत नहीं दे सकती, बट कैसा करा कि गरीब भी नहीं देंगे। अब गरीब में तो आदमी औरतें दोनों ही आते हैं, बट प्रॉपर्टी लेस में भी आदमी औरत दोनों आते हैं, बट क्या करा, आदमी वही देंगे जो अच्छे पैसों वाले हो, एजुकेटेड हो। तो इस टाइप की पार्शियलिटी पहले होती थी, तो उसको डेमोक्रेसी थोड़ी बोलेंगे।
The country was governed by the rules and regulations that these few men made. मतलब इसीलिए कंट्री क्या करती थी, कंट्री किसके अकॉर्डिंग चलती थी भाई, जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे किस बेसिस में, जो मैन मेड थे, मतलब जिसमें मैन लोगों का पार्टिसिपेशन था, वो भी कैसे भाई, जो एजुकेटेड लोग थे उनके पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग भाई ये फैसले चलते थे। क्यों, क्योंकि डिसीजन में यही हो रहा है ना, वोट जब एजुकेटेड मैन दे रहे हैं, रिच मैन दे रहे हैं, तो यानी सोसाइटी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी, आदमियों के अकॉर्डिंग चलेगी, वो भी पैसों वाले एजुकेटेड मैन के अकॉर्डिंग। बाकी जो पुअर हैं, औरतें हैं, प्रॉपर्टी लेस है, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. अब क्या होता था पहले, अगर इंडिया की बात करें, हम अगर दूसरी जगह की बात से हटके हम खुद अपने भारत की बात करें, तो इंडिया में क्या होता था आज़ादी से पहले की स्मॉल माइनॉरिटी, मतलब छोटा ग्रुप क्या करता था, वोट देता था। कोई छोटे मतलब ग्रुप को ऐसे लेते थे, ग्रुप ऑफ पीपल को लेते थे, स्मॉल माइनॉरिटी, वो लोग को बोलते थे जाइए आप वोट देकर आइए। जब ये लोग वोट देते थे ना, तो इनके वोट देने में जो भी कैंडिडेट जीतता था, तो यानी वो सबके लिए काम करेगा, यानी इन माइनॉरिटी के वोट से सारी मेजोरिटी का फैसला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे अभी तो क्या 18 प्लस वाले सब वोट दे सकते हैं, कोई सी भी कास्ट, कोई सा भी रिलीजन, कोई गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई मतलब नहीं, सब वोट दे सकते, बस 18 और 18 प्लस हो, ठीक है, 18 और 18 प्लस हो तो वोट दे सकते। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले टाइम पे ऐसा होता था कि स्मॉल ग्रुप, एक छोटा ग्रुप, स्मॉल माइनॉरिटी वोट देती थी। अब जब उस स्मॉल माइनॉरिटी के कारण जो भी कैंडिडेट जीता, तो यानी वो सब पर राज करेगा, मतलब सबके लिए काम करेगा। अब बाकी ग्रुप का क्या, जो इतने सारे लोग बच रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए अगर 100% में से 100% जनता है, 100% में से सिर्फ 20% वोट देकर आ गई, 20% वोट देकर आ गई, तो रिमेनिंग 80% का क्या, रिमेनिंग 80% का क्या, उनको भी वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो इनके वोट के कारण जीते। तो सोचिए माइनॉरिटी, मतलब सिर्फ 20% लोग जो वोट दे रहे हैं, उनके हिसाब से 100% जो जनता है वो पूरी चलाएगा कौन, जो जीतेगा। तो यानी बाकी 80% को आपने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, सिर्फ वोट कौन दे रहे हैं, ये सिर्फ 20% लोग, ठीक है। पहले इंडिया में ऐसा ही होता था आज़ादी से पहले। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. अब अगर हम बात करें, जो भाई लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने चीज देखी कि ये तो गलत हो रहा है। सिर्फ ऐसे लोग, भाई गलत क्या हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि सिर्फ कुछ लोग, जैसे 20% लोग ही मानो वोट दे पा रहे हैं, और उनके कारण बाकी लोग जो है वो वोट तो दे नहीं रहे, और बाकी लोगों को भी वही मानना पड़ रहा है जो 20 लोगों ने चुना। सिर्फ 20% लोगों ने जो चुना, तो बाकी 80% लोगों को ही मानना पड़ रहा है। आप समझ जाइए कि जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, मैम बोल रही है कि हमें क्या करना चाहिए कि मैथ्स की क्लास लें, नहीं ये चैप्टर पढ़ाएं या दूसरा चैप्टर पढ़ाएं। अब अगर मानिए कि 5 लोगों ने बोला, सिर्फ 5 लोगों ने बोला कि मैम आप एक काम करिए, आप ना चैप्टर पढ़ा दीजिए, कौन सा वाला, दूसरा वाला, सेकंड नंबर चैप्टर पहले पढ़ाइए, फर्स्ट अभी रहने दीजिए क्योंकि वो बेसिक है, जस्ट आपके एग्जाम्पल के तौर पे। अब ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर 40 में से 5 लोग कह रहे हैं कि मैम सेकंड चैप्टर पढ़ा दीजिए, फर्स्ट इजी लग रहा है वो हम देख लेंगे, बट बाकी जो 35 हैं वो तो चाह रहे होंगे ना कि स्टार्टिंग से शुरू हो, हमको इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें जाननी, क्यों, क्योंकि हमें बेसिक नहीं पता है तो हम सेकंड नहीं समझ पाएंगे। बट जो 5 लोग हैं वो ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट है, वो कह रहे हैं कि नहीं मैम हम मैनेज कर लेंगे, और मैम भी उन्हीं की सुन रही है। वो 5 बच्चों की सुन के मैम ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो बाकी 35 जो बच्चे उनका क्या, उनके डिसीजन का क्या। तो ऐसे ही क्या होता था पहले इंडिया में कि यही अनफेयरनेस की बात जो गांधी जी या बाकी लीडर्स उन्होंने नोटिस करा कि ये तो गलत है कि सिर्फ कुछ जनता, कुछ परसेंटेज जो ग्रुप है वो वोट देकर आ रहे हैं, और बाकी जो बच रहे हैं इतने, तो उनको भी वही मानना पड़ रहा है जो भाई जो उन 5 लोगों ने माना, जो उन 5% लोगों ने माना। आया समझ में, मतलब कुछ लोगों के कारण बाकी हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनके भी तो डिसीजन लेने चाहिए। तो इसीलिए भाई क्या करा, फिर क्या लेकर आए भाई, कौन सा अधिकार लेकर आए, अधिकार लेकर आए दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, मतलब सारे एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार है। और ये कैसे होगा, ये हुआ, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। से क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू ये पॉसिबल हुआ। मतलब पहले क्या चलता था कि जो अगर 5% लोगों ने वोट दे दिया कि हाँ ये नेता रहेगा, और बाकी जो परसेंट है 95% जनता है वो तो अगेंस्ट है, मतलब उनमें से कुछ तो होंगे जो साथ में होंगे और कुछ होंगे अगेंस्ट होंगे, या किसी किसी के अलग अलग कुछ होगा कि मैं इसको चुनूंगा उसको चुनूंगा, सबको अवॉइड करके बस वो जो 5% ने चुन लिया कि ये नेता है तो बाकी लोगों को भी वही मानना पड़ेगा। तो ये गलत था। तो अब गांधी जी लोग क्या लेकर आए, लीडर्स एक नई चीज़ लेकर आए कि भाई हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेकर आएंगे, जिसमें क्या है सारे एडल्ट जो 18 और 18 प्लस हो उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, यानी गरीब, अमीर, औरत, आदमी, है ना,
कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई सी भी रीजन का हो, गांव का होगा या शहर का होगा, कोई मतलब नहीं है हमें। जम्मू कश्मीर से होगा, कन्याकुमारी से होगा, गुजरात से होगा या अरुणाचल प्रदेश से होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हम 18 और 18+ वाले जो भी हैं वो वोट दे पाएंगे। तो यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आया समझ में? ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो आई होप आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, समझ में आया होगा। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, ये जर्नल किसका लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने लिखा है, जिसका नाम क्या है, यंग इंडिया। कौन सा जर्नल लिखा है गांधी जी ने? गांधी जी का जो जर्नल है वो है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है। कब? 1931 में। किसने लिखा है भैया यंग इंडिया जो जर्नल है? गांधी जी ने लिखा है। उसमें वो क्या कहते हैं? आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or what a man who work honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। मतलब ऑल ओवर गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि जो पर्सन रिच है, बोल रहे हैं ना, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ, मतलब जो रिच है उसको क्या दिया जा रहा है? उसको वोट देने का मौका दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा रिच है। और जो पुअर है, मानो जो लेस एजुकेटेड है, जो पुअर है, दैट मीन्स उसके कैरेक्टर की कोई कीमत नहीं। वो जो खून पसीना करके जो अपने लिए कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपना दिमाग ला के काम कर रहा है, यानी उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। मतलब वो कह रहे हैं मुझे चीज समझ में नहीं आई कि जो अमीर है बस वो वोट दे, बाकी जो दूसरा जो गरीब है ना, उसका मतलब वो सिर्फ उसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बट उसका कैरेक्टर के बेसिस पे कि उसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, चरित्र कितना अच्छा है, उसके अंदर कोई ऐसी गद्दारी कुछ नहीं है, उसको अवॉइड किया जा रहा है। बस वोट कौन देगा? पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी। और जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, पैसे वाला नहीं है, बट उसका कैरेक्टर अच्छा है, वो अवॉइड किया जा रहा है। बेसिकली बोले ना गुण, हम बोलते ना शक्ल मत देखो, पैसा मत देखो, बस अच्छा नेचर देखो, है ना। हम बोलते ना ऐसा दोस्त मत बनाओ जो अच्छा हो, रिच हो, बट वो अच्छा ईमानदार दोस्त हो, ऐसी दोस्ती करो, ऐसा मम्मी पापा बोलते हैं, ऐसा ऑनेस्ट फ्रेंड बनाओ। तो ऐसे ही गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हमें ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, हमें उसका अच्छा कैरेक्टर नहीं देखा जा रहा है, पहले बस ये देखा जा रहा है वो कितना अमीर है और कितना एजुकेटेड है। Or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। मतलब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, दिन भर घर से बाहर रह के पसीना बहा रहा है, अपने लिए कमा रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए वोट नहीं दे सकता। क्यों? उसकी गुनाह क्या है? उसका गुनाह ये है कि वो गरीब है। मतलब सिर्फ वो गरीब है, उसका ये गुनाह हो गया, इसके कारण उसे वोट देने यानी डिसीजन मेकिंग जैसी चीज देने तक का कोई अधिकार नहीं है। और अधिकार किसको है? सिर्फ एजुकेटेड मैन को, जो अच्छा एजुकेटेड है, जिसके पास पैसा है, यानी उसके पास अकल है, वही वोट दे सकता है। बट जो गरीब है, जो मेहनत कर रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उसके खून पसीने, उसकी जो कैरेक्टर की कोई कीमत नहीं, तो उसका बस यही गुनाह है कि वो पुअर है तो वोट नहीं दे सकता। तो पहले ऐसा होता था, बट बाद में क्या चीज़ आई? बाद में आई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिखती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है तो इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 और 18+ के बच्चों को, मतलब लोगों को वोट देने का अधिकार। आया समझ में? तो ये होगा, तब जाके ये होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट। राइट टू वोट इसको बोलेंगे, तो ये है इसका मतलब, इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही जब बनती है जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, मतलब जो है पब्लिक वोट देने का अधिकार पब्लिक को मिले, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, तो वही हो जाती है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले कैसा चलता था? हमने देखा था, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा यूके एंड यूएसए का, कि भाई औरतों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट मतलब नहीं करा जाता था, कि भाई वो केपेबल नहीं है। बट जब वर्ल्ड वॉर में उनके जो हस्बैंड गए, उन्होंने देखा कि भाई हम कर सकते हैं काम, तो ये स्टीरियोटाइप टूटा। उन्होंने डिमांड करी, रैली करी, प्रोटेस्ट करा कि हमें भी वोट चाहिए, वोट देने का, डिसीजन मेकिंग का अधिकार चाहिए, तो उन्हें वो
मिला। फिर हमने क्या देखा कि भाई हमारे इंडिया में ही कैसा होता था कि जो स्मॉल माइनॉरिटी है वही जो फैसले लेती थी, उसके अकॉर्डिंग पूरे जो लोग हैं 100% उनका जो है गुजर बसर चलता था। सरकार उनके अकॉर्डिंग थी, जो सिर्फ 5% जो वोट देते थे। और वो कौन थे? वो मैन थे। मैन भी कैसे? जो अच्छे रिच हैं और पढ़े लिखे। मतलब गांधी जी ने वही कहा कि भाई जो अनपढ़ हैं, जो मेहनत करते हैं, जो गरीब हैं, तो यानी उनकी कैरेक्टर की कोई कीमत नहीं, कीमत किसकी? जो पढ़े लिखे हैं और जो रिच हैं। तो इसके बाद कौन सा जो आया, जो टर्म आया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट देने का अधिकार है जो 18 और 18+ है। तो यानी हमारे पास डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक सरकार है, यानी लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, मतलब पीपल का पूरा अधिकार है, पीपल की चॉइस है उसमें। आया समझ में? आया समझ में तो क्या कर दो भाई, लाइक कर दो फटाफट से, लाइक कर दो फटाफट से। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन और ये टॉपिक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी तक का इतना आपको समझ में आ गया होगा और गांधी जी के बारे में भी हमने जाना। सो इसी के साथ भाई ये टॉपिक है और ये चैप्टर है हमारा एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट के क्या लेवल्स होते हैं, लॉ से गवर्नमेंट का क्या रिलेशन होता है, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस आपका यहीं से स्टार्ट है कि सरकार क्या होती है। यहाँ से नहीं समझोगे ना तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स को, कॉमेंट करके बता देना आपको समझ में कितना आया कितना नहीं आया। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आ गया होगा क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। और लाइक कर दीजिए मेरे एफर्ट्स के लिए। और क्या करना है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।